सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। कल देर रात 11 बजे के आसपास अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले 3 लोग थे, जिनमें एक नाम लवलेश तिवारी भी है। आज बात करेंगे उन चेहरों के बारे में जो इस हत्याकांड में शामिल था। आखिर कौन था वो लवलेश जिसने अतीक अहमद को गोली मारी, जिसने लगातार फायरिंग की। आपको बता दें लगभग 14 के आसपास गोली चलाई गई रात के 11 बजे मेडिकल टेस्ट के बाद। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो तो अलग सवाल खड़ा करती है कि आखिर रात के 11 बजे क्या ज़रूरत थी टेस्ट करवाने की, आखिर प्रेस को बुला करके उस वक्त बातचीत करवाने की क्या ज़रूरत थी, इतने सारे पुलिसकर्मी के रहने के बावजूद किस तरह से हमला हुआ। ये तमाम चीज़ें तो एक सवाल खड़ा करता ही है कि आखिर किस तरह की सिस्टम है। जिस पुलिस के बारे में उत्तर प्रदेश बार बार कहती है कि हमारी पुलिस बहुत ज़बरदस्त है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं वो सामने हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद लगभग 1000%, जी हाँ 1000% जो फर्जी एनकाउंटर के केसेस हैं वो बढ़े हैं। ये वाकई सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरह का सिस्टम है, किस तरह से वहाँ काम किया जा रहा है। बात करेंगे लवलेश तिवारी के बारे में कि आखिर लवलेश है कौन। तो सबसे पहले लवलेश के फेसबुक प्रोफाइल को खंगालने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। उनके पिता यज्ञ तिवारी का ये कहना है कि 7-8 दिनों पहले वो आया था, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से चला गया। उनके पिता का ये भी कहना है कि बेटा जो है वो एक कह सकते हैं कि नशा करने वाला लड़का है, नशा करता है, नशाखोरी करता है। लवलेश के पिता ने आगे बताया कि लवलेश तिवारी से उसका कोई नाता नहीं है, क्योंकि वो नशाखोरी करता है और वो बहुत ही बदमाश लड़का है, और इसकी वजह से पिता बहुत निराश भी हैं और उनका अब उनसे उनके बेटे से कोई बहुत अच्छा खासा नाता नहीं है। अब बात करेंगे लवलेश के बारे में, तो लवलेश के फेसबुक प्रोफाइल से ये बात पता चलती है कि वो एक बजरंग दल का कार्यकर्ता है। वही बजरंग दल जो कई दफ़ा इस तरह के मामलों में चर्चे में रहा है। कई दफ़ा ये देखा जाता है कि बड़े बड़े आरोपी बजरंग दल के निकलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे संस्थानों पे बैन नहीं लगाया जा रहा है। बैन नहीं लगाना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को दर्शाता है कि आखिर वो चाहते क्या है। आपको बता दें कि इसके प्रोफाइल पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लवलेश तिवारी अपने नाम के आगे महाराज लिखता है। महाराज जैसे योगी आदित्यनाथ जी अपने नाम के सामने, उनके नाम के सामने लोग महाराज योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, उसी तरह ये अपने आप को महाराज बताता है। लेकिन ये किस तरह का महाराज है आपने खुद देख लिया है। लिखता है महाराज लवलेश तिवारी, साथ में चूचू। ये पता नहीं किस तरह का नाम है। आपको बता दें कि इसके प्रोफाइल की बायोग्राफी में लिखा हुआ है, बायो में अपने ये लिखता है, जय दादा परशुराम, जय लंकेश, हम शास्त्र वाले नहीं बल्कि शस्त्र वाले ब्राह्मण हैं। तो ये इस इंसान की हकीकत है। ये खुद को ब्राह्मण तो कहता है, लेकिन कहता है कि हम शास्त्र वाले ब्राह्मण नहीं हैं बल्कि शस्त्र वाले ब्राह्मण हैं। और इसने इस बात को साबित भी किया जब बीच पुलिसकर्मी के ये जाता है और पुलिसकर्मियों के बीच में जा करके ये अतीक अहमद को गोली मारता है, अशरफ को गोली मार देता है। सवाल ये खड़ा उठता है कि आखिर लवलेश का 2 फेसबुक प्रोफाइल है। दूसरे फेसबुक प्रोफाइल पे जो इसका पुराना वाला प्रोफाइल है उसमें ये खुद को भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता बताता है। आपको बता दें कि जब आप उसके प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको ये नजर आएगा कि किस तरह से ये बजरंग दल की बातें करता है, भाजपा के नेताओं से मुलाकात करता है, उनसे मिलता है, साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देने की बात करता है। लेकिन ये कौन से प्रधानमंत्री का साथ दे रहा है? उस प्रधानमंत्री की जो इस बात का दावा करता है कि देश में सब कुछ चंगा है। लेकिन क्या कुछ चंगा है, यह आप देख सकते हैं। देश के हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। देश के संविधान को इस तरह से कुचला जा रहा है जिसका अंदाजा आप तमाम लोग लगा सकते हैं। देश का एक समुदाय, एक हिस्सा खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि अतीक अहमद को मार दिया गया। इसलिए खुश है क्योंकि अतीक अहमद कोई मुसलमान है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसी बात नहीं होती तो ये लोग उन 38-36 लोगों की फहरिस्त पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमा है, जो उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े रंगदार और माफियाओं में से गिने जाते हैं। सवाल तो ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की प्रशासन क्या कुछ कर रही है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, ये वाकई निराशजनक है। 2 दिन पहले उनके बेटे का एनकाउंटर किया जाता है। 2 दिनों के बाद पुलिस के संरक्षण में दोनों भाइयों का कत्ल किया जाता है। ये कत्ल है या किसी और के द्वारा करवाया गया एनकाउंटर है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि ये लोग, जो लोग भी इसमें शामिल थे, क्या वाकई ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से हत्या करने आए हैं, या फिर उनसे हत्या करवाया गया है। आपको बता दें कि जो 3 लोग शामिल हैं वो तीनों लोगों का ये भी कहना है, जैसा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से खबर आ रही है, जैसा कि मीडिया की सूत्र बता रही है, कि इन लोगों का ये कहना है कि वो बड़ा माफिया बनना चाहता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो इस बात पे जश्न मना रहे हैं कि 2 माफिया मारा गया, तो सवाल तो ये भी उठता है कि जब 2 माफिया मारा गया तो 3 माफिया जन्म ले चुका है।
तो क्या ये जो फैसला हुआ, जो जिस तरह से इसे मारा गया, वो सही था? बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन जश्न मनाने वाले लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि सामने वाला इंसान मोहम्मद अतीक अहमद है, मोहम्मद अशरफ है, जो कि भारत के संवैधानिक पद पर रह चुका है, जो भारत के संवैधानिक पद का हिस्सा रहा है, जो भारत के सदन में जाकर के आवाज़ उठा चुका है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये लोग जो ये बातें करते हैं, जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि योगी राज में सब कुछ राम राज्य की तरह हो रहा है, वो कौन सा राम राज्य है? ये किस तरह का राम राज्य है जहां कत्ल राम के नाम पे किया जा रहा है? जय श्री राम जो एक नारा, जिस नारे को लोग धार्मिक नारा कहते थे, वो नारा अब कत्ल करने के बाद लगाया जा रहा है। आपने खुद देखा कि किस तरह से अतीक को गोली मारने के बाद ये लोग, जो कत्ल करने वाले ये तीनों लोग हैं, वो वहीं पर लेट जाते हैं, तो कोई वहीं पर पुलिस वालों को सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद वो लोग जोर जोर से ये नारा लगा रहे हैं जय श्री राम का। सोचने वाली बात यह है कि ये किस तरह का उन्माद फैलाया जा रहा है। सवाल तो खड़ा उठता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर, जो वाकई इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उसने दो इंसान की जिम्मेदारी नहीं ली और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वो दो इंसान की हिफाजत नहीं कर सका। आखिर कोई भी आरोपी हो, किसी भी जुर्म में क्यों ना हो, जब तक अदालत उसको फैसला नहीं सुनाता है, तब तक वो इंसान है और उस इंसान की हिफाजत करना भारत के संविधान के द्वारा यह हक दिया गया है। उस इंसान की हिफाजत क्यों नहीं की गई? उसके राइट टू लाइफ का उल्लंघन क्यों किया गया? आखिर कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं है कि जब इतने पुलिसकर्मी, दर्जनों पुलिसकर्मी सामने में रहेंगे तो किसी की ये हिम्मत हो जाएगी कि वो जा करके गोली चला दे। खबर ये आई कि मीडियाकर्मी बनकर के ये लोग गए थे। सोचने वाली बात यह है कि वो मीडियाकर्मी बनकर के क्यों गए? मीडियाकर्मियों ने तो अतीक अहमद को न जाने कितनी दफ़ा अपने चैनल पर मार दिया था और उस कह सकते हैं हमलावर को भी ये बात पता चल गई थी कि अगर हम मीडिया बन के जाते हैं, मीडिया वाले बन के जाते हैं, तो शायद ये सबसे आसान काम होगा। सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग क्या इसमें शामिल है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। क्योंकि अशरफ ने ये बात पहले ही बता दी थी कि उन्हें किसी आला अधिकारी ने यह बात बताई है कि 14 दिनों के अंदर इन्हें मार दिया जाएगा, और वैसा ही हुआ है, उसी तरह जिस तरह से उस अधिकारी ने कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि वो कौन अधिकारी थे, उनका नाम कब तक सामने आता है। अशरफ ने कहा था कि मेरी मौत के बाद तमाम जानकारी एक एनवेलप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के पास पहुंच जाएगा। अब देखना यह है कि वो नाम सामने आता है या नहीं आता है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, हम तमाम अपडेट आपको देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी भी जानकारी इस केस से रिलेटेड हम तक पहुँचती है, हम आप तक साझा करेंगे। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।